जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कौन से कंप्यूटर का क्या यूजेज होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे फंडामेंटल की टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पे, हमारी जरूरत के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। जिसमें पहला आपका दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। और पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पे 2 प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं। एक आपका जनरल पर्पज, दूसरा आपका स्पेशल पर्पज। और हम दूसरा इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। तकनीक के आधार पे 3 प्रकार के कंप्यूटर, एक आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर पाया जाता है। इसके बाद से आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। यानी कि कह रहा है कि साइज एंड कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर। इसमें भी 3-4 प्रकार के कंप्यूटर पाए जाते हैं। यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे तो एक हमारा आता है सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर, चौथा है आपका माइक्रो कंप्यूटर। इतने सारे कंप्यूटर के बारे में जानना है कि अगर इसको जनरल पर्पज बोला जाता है तो क्यों, इसको स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर बोले जाते हैं तो क्यों, और सारे कंप्यूटर का क्या क्या प्रयोग होता है, वही आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो इसमें पहला कंप्यूटर जो आपके पास दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है आपका उद्देश्य के आधार पे। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पे जो कंप्यूटर आते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है स्पेशल पर्पज और दूसरा आपका आता है जनरल पर्पज। तो स्पेशल का मतलब क्या होता है और जनरल का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि स्पेशल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है और इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया जाता है। और कह रहा है कि जैसे अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, उपग्रह संचालन हो गया, अनुसंधान एवं शोध हो गया, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में जो हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उसको स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर स्पेशल नाम दिया गया तो आप ये समझिए कि इसका वर्क ही कुछ स्पेशल होगा। हर जगह हम इस कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेशल ऐसे जगह होंगे जहां पे हम इस कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। अब इसके बाद से हमारे पास आता है जनरल पर्पज कंप्यूटर। और कह रहा है कि जनरल का मतलब होता है सामान्य, और यहाँ पे लिखा भी है कि जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है और इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है और इसमें सीपीयू की क्षमता तथा कीमत भी क्या होती है, कम होती है। और कह रहा है कि इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु, जैसे कि आपको पत्र तैयार करना हो, डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना हो, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो, इसके लिए हम जनरल पर्पज के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। दोनों में अंतर आप समझिएगा। स्पेशल का मतलब इसका कुछ वर्क ही स्पेशल होगा। जैसे स्पेशल का मतलब जैसे इस कंप्यूटर का प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान में हम करेंगे, यातायात नियंत्रण में करेंगे, अनुसंधान एवं शोध में करेंगे, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में जो हम कंप्यूटर प्रयोग करते हैं उसको स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर बोले जाते हैं। इसका वर्क ही कुछ स्पेशल होता है। और जनरल का मतलब होता है सामान्य। इसका प्रयोग हम सामान्य कार्यों में करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना हुआ, किसी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना हुआ, ठीक है, या यहाँ पे लिखा भी है जैसे लेटर वगैरह टाइप करना हुआ, इसके लिए हम जनरल पर्पज के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत। अब चलिए सेकंड जो पॉइंट आपके पास आता है, अभी तो मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि उद्देश्य के आधार पे हमारे कंप्यूटर। अब इसके बाद से आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि कार्य प्रणाली के आधार पे, और लिखा भी है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पे अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसमें पहला आपका ऑप्शन दिया है एनालॉग कंप्यूटर। क्या दिया है, एनालॉग कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, तो जैसे देखिए इस कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो ये कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया आदि को माप करके उनकी परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। मतलब क्या है, ये जो कंप्यूटर होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर, ये कह रहा है कि ये टेम्परेचर मापने का काम आता है,
प्रेशर मापने का काम आता है, लेंथ लंबाई मापने का काम आता है, और हाइट ऊंचाई मापने का काम आता है। और कह रहा है कि आदि को मापकर उनके जो परिमाप होते हैं उनको अंकों में व्यक्त करते हैं, और ये कंप्यूटर किसी राशि की परिमाप तुलना के आधार पे करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर। ये जो हमारे कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्या करते हैं, तुलना के आधार पे अपना वर्ग करते हैं। जैसे कि एक आपका थर्मामीटर भी आपका कंप्यूटर है, जो शरीर के टेम्परेचर से कंपैरिजन करके और वो नंबर में दिखाने का काम करता है कि आपका शरीर का टेम्परेचर क्या है। तो एक प्रकार का हमारा ये क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। और उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है जैसे कि थर्मामीटर है, और कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अगर हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कह रहा है कि मुख्य रूप से इंजीनियर और विज्ञान के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। अगर हम इन क्षेत्रों के बारे में बात करें तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे मात्राओं का ज्यादा मात्रा में अधिक उपयोग किया जाता है। और फिर यहाँ पर लिखा भी है, कह रहा है कि उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पे पेट्रोल पंप के कह रहा है कि पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है उसके क्या लिख रहा है यहाँ पे, उसके मूल्य की गणना करके हम स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे कि मान के चलिए हम जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसमें पैसा देते हैं कि हमको जो है 55 रुपए का पेट्रोल दीजिए। तो हमको तो ये पता है नहीं कि पेट्रोल कितने रुपए है, अगर हम 55 रुपए दे रहे हैं तो कै ग्राम पेट्रोल हमको मिलेगा। लेकिन हम जैसे ही उसको पेमेंट करते हैं तो वो जैसे ही अमाउंट उसमें मेंशन करता है कि आपको 55 रुपए का पेट्रोल चाहिए, वो 55 रुपए जैसे ही अमाउंट मेंशन करता है तो कितनी क्वांटिटी का पेट्रोल आपको मिलना चाहिए वो डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर दिखाने लगता है। एक प्रकार का उस कंप्यूटर का नाम एनालॉग कंप्यूटर होता है, उसे भी हम एनालॉग कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक वो मूल्य नहीं दिखाएगा तब तक उसकी क्वांटिटी नहीं दिखा सकता है। अगर क्वांटिटी को पाना है तो उसको वहां पे मूल्य दिखाना पड़ेगा, तभी जाके उसको क्वांटिटी वहां पे समझ में आएगा कि कितने ग्राम आपको पेट्रोल चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब एक प्रकार के हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि इसके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, इसका नाम क्या होता है जो सबसे टॉप में दिया, इसका क्या नाम होता है, ये एक प्रकार का मल्टीमीटर होता है, इसका नाम होता है मल्टीमीटर। जैसे कि वायर में कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी जांच करने के लिए हम इसमें इसका प्रयोग करते हैं। वो क्या करता है, इसी में मेंशन करके बताता है कि कितने एम्पीयर की धारा चल रही है, ये सारा का सारा जांच कर सकता है। इसका नाम ही होता है मल्टीमीटर। अब चलिए इसके बाद से हम बात करें यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो अभी मैंने आपको केवल एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया कि एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और अब हमारे पास आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो देखिए जो डिजिटल शब्द है वो डिजिट से बना हुआ है, और डिजिट का मतलब होता है अंक। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। किसकी गणना करता है, अंकों की गणना करता है। और कह रहा है कि ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर भी कंप्यूटर हैं जिनका प्रयोग व्यापार में, घर का बजट तैयार करने में, पत्र लिखने में, चित्र बनाने में, और संगीत सुनने में, फोटो और वीडियो देखने के में काम आता है। और ये डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होते हैं, और ये कंप्यूटर 100% शुद्धता से गणना कर सकते हैं। देखिए ये भी आपका जो कंप्यूटर आपका दिया हुआ है ये भी टेक्नोलॉजी के ही बेस पे दिया हुआ है, लेकिन इसका चूंकि डिजिटल कंप्यूटर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे तो कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। ये भी एक प्रकार की कंप्यूटर होती है, और इसके माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गणना करता है और कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में क्या कर देता है, परिवर्तित भी कर देता है। और फिर कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर में है जिनका प्रयोग व्यापार में करते हैं, घर के बजट तैयार करने में करते हैं, और पत्र लिखने में, चित्र बनाने में, इन सभी कार्यों में हम सबसे ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होता है। चूंकि मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि कंप्यूटर हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो समझता है तो उसकी खुद की भाषा होती है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो जैसे ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर अभी आपने बताया कि जो है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता, लेकिन फिर भी हमारे सामने डेटा तो इंग्लिश और हिंदी में ही दिख रहा है, इसका रीजन क्या है। तो जैसे कि मान के चलिए हम अपनी कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट कराते हैं या तो इंग्लिश में होता है नहीं तो हिंदी में होता है, और देन उसकी जब तक प्रोसेसिंग हमारे सीपीयू में नहीं होगा
तब तक उसका रिजल्ट हमको दिखाने का काम नहीं करेगा। तो जब ये डेटा प्रोसेसिंग होता है तो हमारी कंप्यूटर करती क्या है, जैसे कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज है, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और जिस लैंग्वेज में हमको डेटा चाहिए होता है, अगर हमारा डेटा इनपुट में है तो अगर मैंने डेटा अपना इनपुट कराया है हिंदी में तो हिंदी में रिजल्ट मिलता है, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक चीज समझिएगा, जब भी आपका कंप्यूटर डेटा को स्टोर करेगा तो वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर करता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज ही होती है। वही बात इसमें बताया जा रहा है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी इनको पर आधारित होता है, और ये कंप्यूटर 100% शुद्धता से गणना कर सकते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आता है। ये एक प्रकार के आपके डिजिटल कंप्यूटर कहे जाते हैं। अब चलिए इसके बाद से हम बात करें तो इसके बाद से यहाँ पे आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या आता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। और जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला, अतः वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं, और इनका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्यों में किया जाता है। ये किसकी बात हो रही है? हाइब्रिड की बात हो रही है। मतलब यह ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग के भी गुण पाए जाते हैं और डिजिटल के भी गुण पाए जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर का नाम हाइब्रिड कंप्यूटर दिया जाता है। और इस कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्यों में किया जाता है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा साइंटिस्ट लोग करते हैं, रिसर्च के सेंटरों में इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, क्योंकि इन दोनों मतलब इनका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट आप देखेंगे तो मात्राओं का प्रयोग होगा और प्लस कैलकुलेशन का प्रयोग होगा, और ये दोनों कंप्यूटर आपके पाए जाते हैं एनालॉग में और डिजिटल में, इसलिए दोनों को मिला करके एक हाइब्रिड कंप्यूटर एक नाम दिया जाता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब इसके बाद से आता है आकार और क्षमता के आधार पे। आकार और क्षमता के आधार पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार और क्षमता के आधार पे जो कंप्यूटर पाए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है, इसमें पहला ऑप्शन लिखा है आपका सुपर कंप्यूटर। क्या लिखा है? सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में आप लिखा भी है, ये कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में सबसे महंगे होते हैं। ये किसकी बात हो रही है? सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर होता है इसकी स्पीड सबसे तेज होती है और कीमत भी सबसे महंगे होते हैं, और इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है। ये सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। सुपर कंप्यूटर का आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता है, और इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी सबसे अधिक होती है, मतलब ये डेटा को ज्यादा मात्रा में स्टोर करने का काम करता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कई सीपीयू एक साथ पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम में काम कर सकते हैं, और कह रहा है कि एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है, और कह रहा है कि इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। सोचिए कितना बड़ा कंप्यूटर है, बड़ा है कि नहीं है? इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी बड़ी है और प्लस इसका साइज भी बड़ा है। इतने बड़े कंप्यूटर आपके इस सुपर कंप्यूटर पाए जाते हैं। आप इसमें आप ये समझिए कि एक सुपर कंप्यूटर में कह रहा है कि लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है, मतलब जितना 40,000 जितना 40,000 आपके माइक्रो कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा अपना मतलब वो अपना प्रयोग करेगा, या फिर 40,000 का जो हमारा वर्क होगा वो एक अकेले हमारा सुपर कंप्यूटर करता है। समझ में आ रहा है ना? इसकी क्वालिटी सोचिए कितना भयंकर होगा, कितना बड़ा ये कंप्यूटर होगा। और यहाँ पे लिखा भी है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर साइबर क्रे 1979 में बनाया, और सबसे पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम जिसको 1995 में तैयार किया गया। ये एग्जाम में भी पूछता है ज्यादा मात्रा में कि जैसे कि पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, कब और किसके द्वारा कितने समय बनाया गया था, या सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब और किसके द्वारा बनाया गया था। अभी अमेरिका से में बना होगा, दूसरा कहाँ बना होगा? कंप्यूटर तो अमेरिका से ही तो आया। अब चलिए अब इसके बाद से हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या दिया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए यहाँ पे दिया भी करे कि ये कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ये मेन फ्रेम की बात हो रही है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उसकी जो साइज होती है वो कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। और फिर कह रहा है कि इनकी प्रोसेसिंग की स्पीड होती है, इनकी कीमत भी
सुपर कंप्यूटर से कम होता है तथा मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होता है। और कह रहा है कि इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी सुपर कंप्यूटर से कम होता है तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होता है। ये बात हो रही है मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। अब अगला लिखा हुआ है, ये लगातार काम करने में सक्षम है क्योंकि इस पर अनेक यूजर एक साथ क्रम में काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अनेक टर्मिनल्स, मॉनिटर प्लस कीबोर्ड प्लस माउस के लिए कई सीपीयू प्रयुक्त होता है। ये किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो जैसे कि मान के चलिए एक बड़ा सा सीपीयू मैंने कहीं लगा दिया, अब उसी से काफी मात्रा में मैंने सिस्टम अटैचमेंट करके जोड़ दिया। तो सीपीयू जैसे क्या होता है, मान के चलिए कि आप लैब में जाते हैं तो हर एक सिस्टम के पास एक सीपीयू है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई एक सीपीयू एक ही जगह लगा दें और बाकी सारे सीपीयू को हम हटा दें। तो ये काम हमारा होता है बस मेन फ्रेम कंप्यूटर में। एक ही सीपीयू ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। तो क्या वो सीपीयू की स्टोरेज की, वो जो सीपीयू होगा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम नहीं होगी, ज्यादा मात्रा में होगी, क्योंकि एक साथ वो कई सारे सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज कि अगर आप सिस्टम पे बैठेंगे तो आपको मॉनिटर मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा प्लस माउस मिल जाएगा। लेकिन अब ये नहीं कि अलग अलग जो है आपका सीपीयू मिले, नहीं, एक ही सीपीयू से पूरे सिस्टम को कनेक्ट करके जोड़ा जा सकता है। ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर में। सर जो सीपीयू तो नॉर्मल वाला सीपीयू नॉर्मल सीपीयू नहीं होता होगा, अब एक साथ इतने सारे सिस्टम को चला रहा है तो नॉर्मल सीपीयू कैसे हो सकता है? ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है आपका मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर। और देखिए ये मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो कह रहा है कि इनका आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है। किसकी बात हो रही है? मिनी कंप्यूटर की बात हो रही है। कह रहा है कि जो मिनी कंप्यूटर होता है इनका आकार लगभग एक अलमारी के बराबर होता है और ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शीघ्रता से कार्य कर सकते हैं। अभी जो हम आगे पढ़ने वाले माइक्रो कंप्यूटर उसकी तुलना में ये अधिक मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं। और कह रहा है कि इनकी जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो 40 लाख बिट प्रति सेकेंड होता है। ये जो डेटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं ये 40 लाख बिट प्रति सेकंड के हिसाब से ये डेटा को ट्रांसफर करते हैं। और फिर कह रहा है कि प्रारंभ में मिनी कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए थे, जैसे कि इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वास्तव में अब नए पर्सनल कंप्यूटर इतने पावरफुल हैं कि मिनी कंप्यूटर का महत्व क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी कि इस समय जो हम लोग आमतौर पर यूज कर रहे हैं ये सारा का सारा कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा। लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या होता था, तो मिनी कंप्यूटर का एक लगभग एक अलमारी के बराबर इसकी साइज होती थी और इसका भी जो वर्क था वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिकतम, मतलब अगर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर जितना काम करता था उससे अच्छा काम किसका था? मिनी कंप्यूटर का था। अब इस समय जो भी हम लोग प्रेजेंट में सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सब एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अब ये आमतौर पर जो यूज हो रहे हैं इसके बारे में आपको पता ही है कि इसकी क्वालिटी क्या है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए लिख लीजिए, इसके बारे में लिखवा दे रहे हैं।